कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद है जहां से बाहर निकलने का मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत डरावना ख्याल है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस कमरे की जो दीवारें हैं ना, वो लगातार सिकुड़ रही हैं। हर गुजरते पल के साथ जगह कम हो रही है। सांस लेना एकदम मुश्किल होता जा रहा है। बाप रे। और खुली हवा में सांस लेने की बस एक इकलौती खिड़की बची है वहां। लेकिन समस्या ये है कि उस खिड़की पर समाज ने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है। अच्छा, किस चीज का बोर्ड? उस पर लिखा है अपराध, या फिर कह लीजिए मूर्खता। तो जब सांसें सच में घुटने लगे, इंसान के फेफड़े जवाब देने लगे, तो वो इंसान क्या करेगा? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या वो चुपचाप उस सिकुड़ते कमरे में घुटकर अपनी जान दे देगा, या फिर वो उस खिड़की को तोड़कर बाहर छलांग लगा देगा, चाहे उसका अंजाम जो भी हो? हाँ, ये एक बेहद डरावनी स्थिति है, लेकिन सच कहूं तो इंसानी फितरत के बहुत करीब वाली स्थिति है। सही कहा। क्योंकि जब किसी भी इंसान के पास कोई सीधा और सही विकल्प नहीं बचता ना, तब वो अक्सर उन रास्तों पर चलने को मजबूर हो जाता है जिनके बारे में उसने सामान्य हालात में कभी सोचा भी नहीं होता। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे ही हताशा का चरम बिंदु कहते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां आपका तर्क काम करना एकदम बंद कर देता है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। आज हम हिंदी साहित्य के दिग्गज मुंशी प्रेमचंद की दुनिया में उतर रहे हैं। जी, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, और खास तौर पर उस अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसे उन्होंने अपनी रचनाओं में आखिरी हीला यानी कि अंतिम उपाय कहा है। आखिरी हीला बहुत ही दिलचस्प विषय है। और आज हमारे पास दो बेहद दिलचस्प स्रोत हैं जो एक दूसरे से एकदम विपरीत खड़े हैं, एकदम अलग अलग। हाँ, पहला स्रोत एक YouTube विश्लेषण है जो प्रेमचंद की कहानी आखिरी हीला के एक बेहद भावुक और त्रासद पहलू को उजागर करता है। ये बुद्धू नाम के गरीब पिता की कहानी है, बुद्धू की कहानी। और दूसरा स्रोत है खुद प्रेमचंद द्वारा रचित आखिरी हीला नामक कहानी का मूल पाठ, जो पूरी तरह से एक हास्यप्रद और व्यंग्यात्मक कहानी है। मतलब एकदम कॉमेडी। बिल्कुल। जहां एक पति अपनी पत्नी को गांव से शहर आने से रोकने के लिए अजीबोगरीब बहाने गढ़ता है। तो दोनों स्रोत एक ही विषय पर है, लेकिन भावनाओं के दो बिल्कुल अलग छोरों पर खड़े। हाँ, एकदम अलग। एक रुलाता है तो दूसरा हंसाता है। और मुंशी प्रेमचंद की यही तो खासियत थी जी। वो समाज के सबसे गहरे दर्दों को और सबसे हल्की फुल्की बेवकूफियों को एक ही तराजू पर तौल सकते थे। और यही तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, कैसे कोई लेखक अंतिम उपाय जैसे एक ही विचार के तहत जीवन की सबसे गहरी त्रासदी और पारिवारिक हास्य दोनों को इतनी बारीकी से पिरो सकता है। सही बात है, उनकी कलम का जादू ही ऐसा था। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हमें ये समझना है कि जब इंसान अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद पर खड़ा होता है, तब वो जो अंतिम उपाय अपनाता है, हाँ, वो जो उसका आखिरी हीला होता है, बिल्कुल, वो उसके मनोविज्ञान और हमारे समाज की सच्चाई के बारे में क्या उजागर करता है। चलिए इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले उस अंधेरे कमरे की तरफ चलते हैं जहां बुद्धू नाम का एक बेबस पिता खड़ा है। तो बुद्धू की कहानी उस विश्लेषणात्मक स्रोत से निकल कर आती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि बुद्धू कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक गरीब, खुददार और एक बूढ़ा इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत की है। सही बात है। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसी स्थिति आती है जो उसके सारे उसूलों को, उसकी पूरी नींव को हिलाकर रख देती है। और वो स्थिति क्या है? उसका जवान बेटा, वो बहुत गंभीर रूप से बीमार है, एकदम मौत के बिस्तर पर पड़ा है। और ये कोई सामान्य गरीबी नहीं है, मतलब घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। जी, इलाज के लिए एक पैसा नहीं है। ये वो स्थिति है जहां एक इंसान की सारी नैतिकता एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरती है। एकदम सही कह रहे हैं आप। बुद्धू अपनी जीवन भर की खुददारी को किनारे रख देता है। वो गांव के जमींदारों, साहूकारों और हर उस इंसान के पैरों में गिरता है जिसके पास थोड़ा भी पैसा है। हाँ, वो बस किसी तरह अपने बेटे को बचाना चाहता है। वो गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है कि उसे सिर्फ थोड़ा सा उधार मिल जाए, बस इतना कि वो अपने बेटे की जान बचा सके। लेकिन कोई एक पैसा नहीं देता उसे। पूरी दुनिया उस बूढ़े पिता की तरफ अपनी पीठ फेर लेती है। ये बहुत ही दुखद है ना?
यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू समझना बहुत जरूरी है, जिसे अक्सर संवेदनाओं का सुन्न हो जाना कहा जाता है। संवेदनाओं का सुन्न हो जाना मतलब एम्पैथी खत्म हो जाना। बिल्कुल। समाज के वो अमीर लोग किसी एक गरीब की तकलीफ के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें बुद्धू एक बेबस टूटता हुआ पिता नजर ही नहीं आता। तो उन्हें क्या नजर आता है? उन्हें सिर्फ एक एक परेशान करने वाला भिखारी नजर आता है जो उनका वक्त बर्बाद कर रहा है। ये बुद्धू की नहीं, बल्कि उस पूरे समाज की सामूहिक विफलता है। हाँ, ये तो समाज का फेलियर है। एक ऐसा समाज जो किसी मरते हुए बच्चे के लिए भी अपना दरवाजा नहीं खोलता, वो असल में अपनी ही इंसानियत को, अपनी आत्मा को खो चुका होता है। ये बात अंदर तक चुभती है। अगर इसे एक उदाहरण से समझा जाए तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इंसान का सिर पानी के नीचे जबरदस्ती दबा दिया जाए। बाप रे, हाँ। वो सांस लेने के लिए तड़प रहा है और जब वो जिंदा रहने की अपनी आखिरी कोशिश में छटपटाते हुए किसी को धक्का दे देता है, जो कि उसका रिफ्लेक्स है। बिल्कुल, तो अचानक वही समाज उसे हिंसक और अपराधी मान लेता है। ये एक बहुत अजीब विडंबना है। विडंबना तो है, मेरा मतलब है हम सब मानते हैं कि कानून की नजर में चोरी करना गलत है। जी, गलत तो है। लेकिन जब कोई इंसान सिर्फ उतनी ही रोटी चुराए जिससे किसी की जान बच सके, तो क्या उसे आम मुजरिम मानना सही है? क्या नैतिकता की किताब इतनी इतनी कठोर होती है? ये वही नैतिक धुंधलापन है जिसे प्रेमचंद बहुत गहराई से उभारते हैं। बुद्धू का इरादा किसी की तिजोरी खाली करके अमीर बनने का नहीं था। नहीं, वो तो बस मजबूर था। उसे तो बस चंद पैसों की जरूरत थी, दवा के लिए। लेकिन जब समाज मदद के सारे दरवाजे बंद कर देता है, तो इंसान उसी अपराध वाली खिड़की की तरफ मुड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता। और यहीं वो उस रात पहुंचता है जो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ साबित होती है। बुद्धू अपना आखिरी हीला अपनाता है। हाँ, उसका अंतिम उपाय। वो एक छोटा सा थैला लेता है, एक धुंधली सी लालटेन लेता है और कांपते हाथों से उसी साहूकार के घर चोरी करने पहुंच जाता है। उसी साहूकार के घर? हाँ, जिसने सुबह उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उस बूढ़े पिता के दिमाग की हालत सोचिए उस वक्त। वो कोई शातिर चोर तो है नहीं जिसे अंधेरे में छिपना आता हो। बिल्कुल नहीं, वो तो एक सीधा साधा इंसान है। उसका दिमाग उस वक्त अत्यधिक तनाव में काम कर रहा है। ऐसे तनाव में इंसान की सोचने समझने की क्षमता बहुत सीमित हो जाती है। सीमित कैसे? मतलब ब्लैंक हो जाता है? हाँ, जिसे मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक संकीर्णता कहते हैं। मतलब दिमाग बस एक ही चीज पर फोकस करता है। उसे बस अपने बेटे की जान बचानी है। इसके आगे या पीछे का कोई भी परिणाम उसे दिखाई नहीं दे रहा। और यही हताशा उससे गलती करवा देती है। अंधेरे में बुद्धू के हाथ से कोई बर्तन गिर जाता है। ओह नो! आवाज होती है और पूरा घर जाग जाता है। साहूकार और उसके हट्टे कट्टे नौकर उस बूढ़े कमजोर पिता को दबोच लेते हैं। ये बहुत ही क्रूर दृश्य है। वो रोता है, हाथ जोड़कर अपनी मजबूरी बताता है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होता। वो लोग उस पर बेरहमी से लाठियां बरसाते हैं। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। खून से लथपथ टूट चुके शरीर के साथ अपने घर पहुंचता है। और वहां उसे एक डरावना सन्नाटा मिलता है। जी। उसका बेटा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर चुका होता है। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे कोई इंसान एक जलते हुए घर में घुस जाए, अपनी जान पूरी तरह से जोखिम में डाल दे। हाँ, और सब कुछ दांव पर लगा दे। बिल्कुल। लेकिन जब आग से बाहर आए तो उसके हाथों में खजाना नहीं, सिर्फ राख बचे। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल उठता है। वो साहूकार और उसके नौकर, उनका वो भयानक गुस्सा क्या सिर्फ एक छोटे से बर्तन या चंद रुपयों की चोरी की कोशिश के लिए था? ये एक बहुत गहरा सवाल है। मतलब इतनी बेरहमी से पीटने के पीछे क्या मानसिकता काम कर रही थी? वो उसे पुलिस को भी तो दे सकते थे। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये घटना सिर्फ एक असफल चोरी नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोतों के विश्लेषण से ये साफ होता है कि वो गुस्सा उस व्यवस्था और सत्ता का अहंकार था। सत्ता का अहंकार? जी, एक गरीब इंसान ने, जिसे वो हमेशा अपने जूतों के नीचे समझते आए हैं, जिसे वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, हाँ। उसने उनकी दौलत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? ये मार उस गरीब को उसकी औकात याद दिलाने के लिए थी। बाप रे! ये समाज में वर्ग भेद को कायम रखने का एक तरीका था, ताकि कोई दूसरा गरीब कभी ऐसी हिम्मत ना कर सके। ये सिर्फ बुद्धू को नहीं, पूरे गरीब तबके को एक मैसेज था। ये बहुत ही डरावना सच है। हमने देखा कि कैसे व्यवस्था और समाज की दीवार इंसान को हताश करती है और उसे विनाश की तरफ ले जाती है। बिल्कुल।
लेकिन क्या होता है जब ये दीवार कोई साहूकार नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो? हमारी अपनी जिंदगी। हाँ, क्या हमारा दिमाग साधारण पारिवारिक उलझनों में भी उसी तरह का लड़ो या भागो वाला बर्ताव करता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। अब हम एक ऐसे पति की दुनिया में आते हैं हाँ, वो पति जिसकी हताशा का कारण कोई व्यवस्था नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। मुंशी प्रेमचंद की मूल कहानी में ये पति जो शहर में रहता है अपनी पत्नी को गांव से अपने पास बुलाने से बचने के लिए लगातार बहाने गढ़ रहा है। ये एक बहुत ही तीखा और दिलचस्प मोड़ है कहानी में। और वो बहाने भी कोई छोटे मोटे नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़े बड़े बहाने हैं। वो पूरी तरह से नाटकीय हैं। असल में यहाँ प्रेमचंद उस दौर के शहरीकरण पर भी एक गहरा व्यंग कर रहे हैं। शहरीकरण पर? वो कैसे? शहर और गांव के बीच का जो मानसिक फासला था ना उस वक्त, पति उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी पत्नी की गांव वाली मासूमियत का फायदा उठा रहा है। सच में? वो बेचारा एक के बाद एक 5 भारी भरकम बहाने बनाता है। 5 बहाने। पहला बहाना वो अपनी नौकरी का देता है। कहता है कि मैं एक पत्रकार हूं और इस वजह से हर वक्त खुफिया पुलिस मेरे पीछे पड़ी रहती है। जैसे कि वो कोई डॉन हो। हाँ, मुकदमों का डर रहता है। यहां तक कि ट्रेन में लोग उसे देखकर रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कोई खूंखार अपराधी हो। और जब पत्नी इस पहले तर्क से नहीं डरती तो वो दूसरा बहाना दागता है। दूसरा बहाना क्या था? वो शहर की हर चीज में जहर और बीमारियों का डर दिखाता है। अरे हाँ, वो लिखता है कि शहर के दूध में जहर है, पानी में जहर है, हवा में जहर है। वो शहर को एक ऐसी जगह साबित करना चाहता है जहां कदम रखते ही मौत तय है। और तीसरा बहाना तो मतलब और भी मजेदार है। मुफ्तखोर दोस्तों का डेरा। उफ, वो दो। वो लिखता है कि शहर के दोस्त इतने बेशर्म हैं कि घर में घुस आते हैं और जूते कोट सब मांग कर ले जाते हैं। उसे डर है कि कहीं पत्नी के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए। और फिर आता है चौथा बहाना, मकानों का। मकानों में क्या बुराई थी? वो कहता है कि शहर के मकान इतने छोटे और सीलन भरे हैं कि वहां भूत प्रेत और चोरों का बसेरा है। भूत प्रेत मतलब कुछ भी? हाँ, और अगर इन सब से भी बच गए तो 5वां बहाना रात भर गलियों में चिल्लाने वाले फेरी वालों का। अच्छा, वो खोचे वाले। जी, उनकी इतनी डरावनी आवाजें आती हैं कि औरतें डर के मारे बेहोश हो जाती हैं। मतलब उसने पूरी कोशिश कर ली उसे डराने की। लेकिन इन 5 पैंतरों के बाद भी पत्नी टस से मस नहीं होती। वो भी कम नहीं थी। बिल्कुल, वो साफ कह देती है कि वो किसी भी फेरी वाले या भूत से नहीं डरती, उसे तो बस आना ही है। यहाँ पति का सारा तार्किक ढांचा, जो भी उसने लॉजिक लगाया था, वो चरमरा जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब इंसान के सारे तर्क, सारे बहाने खत्म हो जाते हैं, तब वो अपना अंतिम कार्ड खेलता है। उसका आखिरी हीला। बिल्कुल, पति अपना छठा और आखिरी हीला चलता है। वो एक ऐसा झूठ गढ़ता है जो सीधा निशाने पर लगे। और वो झूठ क्या था? वो लिखता है कि शहर की जो महरियां, मतलब जो नौकरानियां होती हैं, वो बहुत सजी धजी, चंचल और इत्र लगाकर घूमने वाली होती हैं। अरे बाप रे! वो इतनी खूबसूरत लगती हैं कि भले घरों की औरतें उन्हें देखकर शर्मिंदा हो जाती हैं और उनका रंग फीका पड़ जाता है। ये उस पति का सबसे बड़ा और आत्मघाती कदम था। आत्मघाती मतलब सेल्फ गोल। एकदम सेल्फ गोल। उसने सोचा कि वो पत्नी के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करेगा तो वो डरकर गांव में ही रुक जाएगी। उसने जानबूझकर ईर्ष्या को, इनसिक्योरिटी को अपना हथियार बनाया। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। कैसी उलझन? क्या हम सच में एक मजबूर पिता की त्रासदी, मतलब बुद्धू की कहानी, और एक चालाक पति के झूठ को एक ही चश्मे से देख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या इस पति की स्थिति को हताशा का नाम देना बुद्धू के उस अथाह दुख का अपमान नहीं होगा, जहां उसके बेटे की जान जा रही थी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। सतह पर देखने पर दोनों स्थितियां बिल्कुल अलग लगती हैं। हाँ, एक तो कॉमेडी है और एक ट्रेजेडी। एक जीवन मरण का संघर्ष है और दूसरा बस एक पारिवारिक नाटक। लेकिन अगर हम इसके पीछे काम करने वाले मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझें, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, जी, तो दिमाग का प्रतिक्रिया देने का तरीका एक ही होता है। जब इंसान तार्किक रूप से हार जाता है तो उसका दिमाग एक ही तरह से काम करता है। मतलब लॉजिक खत्म तो दिमाग का काम करने का तरीका सेम हो जाता है। हाँ, वो बचाव के लिए कुछ भी करता है, चाहे वो कितना भी अतार्किक क्यों ना हो। ये इंसानी दिमाग की एक स्वप्रतिरक्षित बीमारी यानी ऑटो इम्यून डिजीज की तरह है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे, कैसे काम करता है? जैसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो घबराहट में अपने ही स्वस्थ अंगों पर हमला कर देती है ना। हाँ, ऑटोइम्यून बीमारियों में ऐसा ही होता है। ठीक वैसे ही यहाँ दोनों किरदारों का बचाव तंत्र खुद उनके ही लक्ष्यों को नष्ट कर रहा है। ओह, अब मैं समझा।
बुद्धू अपने बेटे की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसका अंतिम उपाय उसे बेटे से हमेशा के लिए दूर कर गया। सही बात है। और पति अपनी आजादी बचाना चाहता था, लेकिन उसका बचाव तंत्र ऐसी दिशा में गया जिसने उसकी आजादी हमेशा के लिए छीन ली। हताशा में दिमाग दांव पर लगी चीज की कीमत नहीं देखता, बस किसी भी तरह जीतने या बचने का रास्ता ढूंढता है। ये बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। मतलब हताशा में इंसान अंधा हो जाता है और इसका नतीजा भी वैसा ही हुआ। जी बिल्कुल। बुद्धू का अंतिम उपाय था चोरी करना, जो नाकाम रहा और उसके बेटे की जान चली गई। बहुत ही दुखद। और इस पति का अंतिम उपाय था दूसरी औरतों का डर दिखाना, जिसका नतीजा ये हुआ कि पत्नी तीसरे ही दिन एक बूढ़े कहार और अपने 3 बच्चों को लेकर बिना बताए शहर आ धमकी। हाँ, उसने तो आना ही था। और घर में घुसते ही उसका पहला सवाल क्या था? क्या घर में कोई चुड़ैल तो नहीं बैठी है? मतलब पति ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और यहीं मुंशी प्रेमचंद की लेखनी की असली ताकत दिखाई देती है। वो कैसे? प्रेमचंद मानव मनोविज्ञान को इतनी गहराई से समझते थे। वो जानते थे कि जब इंसान अपने अंतिम उपाय का इस्तेमाल करता है तो वो अक्सर तार्किक रूप से सोचने समझने की अपनी शक्ति पूरी तरह खो चुका होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हताशा में उठाया गया कदम हमेशा इंसान को उसी खाई में धकेल देता है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा होता है? काफी हद तक हाँ। दोनों ही कहानियों में एक और अदृश्य जेल है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अदृश्य जेल? कौन सी जेल? वो जेल है सामाजिक भूमिकाओं की, सोशल रोल्स की। अच्छा। बुद्धू एक बेबस गरीब की भूमिका में कैद था, जहां कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। हाँ, उसे कोई इंसान ही नहीं मान रहा था। और पति एक शहरी नियंत्रणकारी पुरुष की भूमिका में कैद था, जिसे लगता था कि वो अपने तर्कों से पत्नी को आसानी से बेवकूफ बना सकता है। उसे लगता था वो ज्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल। जब ये भूमिकाएं टूटती हैं, तब इंसान अपनी तर्कसंगत शक्ति खो देता है। उनका आखिरी हीला स्थिति को सुधारने के बजाय उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। हमने आज भावनाओं के 2 बिल्कुल अलग छोरों का सफर तय किया है। एक तरफ दिल दहला देने वाली त्रासदी है, हाँ, जहां एक पिता समाज के अहंकार और संवेदनशीलता से हार जाता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और दूसरी तरफ एक गुदगुदाने वाला पारिवारिक प्रहसन है, जहां एक पति अपनी ही चालाकी के जाल में फंस जाता है। दोनों ही कहानियों में अंतिम उपाय इंसान को उसके सबसे कमजोर, सबसे असुरक्षित क्षण में बेनकाब कर देता है। और यही प्रेमचंद का संदेश भी है। नैतिकता, तार्किकता और हमारे फैसले इस बात पे बहुत निर्भर करते हैं कि हम उस दबाव वाले कमरे में कितनी खुली जगह के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। जब आजादी छिन जाती है तो फैसले अक्सर विनाशकारी होते हैं। तो इस सबका असल मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है जो हमें पूरी तरह से गलत, अजीब या मूर्खतापूर्ण लगता है, जी, चाहे वो कोई अपराध हो या कोई बेवकूफी भरा झूठ, तो क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि शायद वो व्यक्ति अपने अंतिम उपाय पर खड़ा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये आखिरी हीला हमारी अपनी ताकत का प्रतीक है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि हाथ से सारी ताकत छिन चुकी है और इंसान बस हवा में हाथ पैर मार रहा है? सच में सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई इंसान अपने अंतिम उपाय पर खड़ा दिखे तो उस पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले, उसे जज करने से पहले, उस सिकुड़ते हुए कमरे और उस इकलौती खिड़की को जरूर याद किया जाना चाहिए।